डॉक्टर संदीप, डेटा पर राहुल गांधी ने खूब जोर दिया। इस पूरे आयोजन में, इस पूरे सम्मेलन में राहुल गांधी डेटा पर बात कर रहे थे, डेटा की जरूरत पर बात कर रहे थे, उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई कि कितनी है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वो लगातार करते रहे। अब जब वो ये कह रहे हैं कि भाई चूक हो गई, चूक मान लिया, साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब वो दोगुने रफ्तार से इस काम को करेंगे। एक तो ये कि दोगुने रफ्तार से इस काम का किए जाना वो कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये भी आपसे जरा समझें कि आखिर वो इसको करेंगे कैसे। भाई वो देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, किसी ऑथराइज जगह पे है नहीं कि पूरे देश में एक साथ वो सर्वे करा पाए, आंकड़े इकट्ठा करवा पाए, फिर उनके उस हिसाब से सारी नीतियों का निर्धारण करवा पाए। डॉक्टर संदीप जी, शुक्रिया राम प्रकाश जी। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी ने माफी क्यों मांगी। देखिए, इसको एकदम स्पष्ट ढंग से जानने की जरूरत है। भारत के आजाद होने से पहले कांग्रेस की कई प्रेसिडेंसीज में सरकार थी। जैसे डिस्कशन के दौरान मेरे कई साथी जिक्र कर रहे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और वहां पे राजा जी का मतलब वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे और मद्रास प्रेसिडेंसी एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। कांग्रेस वहां जीती थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लैंड रिफॉर्म और तमाम तरह की बातें की थी। 1947 से पहले ओबीसी का संगठन था और वो लोग मांग कर रहे थे कि हमको हर तरह से सत्ता की संरचना में भागीदारी होनी चाहिए। उसी में एक महत्वपूर्ण नाम है रामलखन चंदापुरी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने और रामलखन चंदापुरी जी ने उस समय एक सभा बना रखी थी। वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में पिछड़ों के लिए एक व्यवस्था की, आर्टिकल 340, और उसके तहत हुआ कि एक कमीशन बनेगा और जो उनकी मार्जिनलिटी को तय करेगा। 1953 में काका कालेलकर कमीशन बना। 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त थी। काका कालेलकर ब्राह्मण थे, लेकिन वो एक गांधी के अनुयायी थे और एक लेखक भी थे, एक साथ जबरदस्त व्यक्ति थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जमा की उसमें एक जबरदस्त रिकमेंडेशन थे। उन्होंने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ऑफ द वीमेन ऑफ इंडिया, मतलब सारी महिलाओं को, देश की महिलाओं को शूद्र माना जाता है। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें महिलाओं को शूद्र माना जाता है। इसीलिए कबीर मजाक उड़ाते थे। कबीर कहते थे ब्राह्मणों को, खास करके, ब्राह्मणी का जाया आन बाट का है नहीं आया। तुम जो कहते हो कि महिलाएं शूद्र हैं, तो तुम मुझे बताओ कि तुम जो कहते हो कि तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम कहां से पैदा हुए हो? उसी योनि से पैदा हुए जहां से हर कोई पैदा होता है, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हुए? एनीवे, काका कालेलकर ने उसमें रिकमेंड किया था 70% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए एजुकेशन में, और ओबीसी के जो वर्ग था उसका ग्रुप ए में उन्होंने 25% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। ग्रुप बी सी की नौकरियों में 40% रिकमेंड किया था। और उस समय के जो गृह मंत्री थे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, मतलब उनके जब वो प्रधानमंत्री थे, तो गोविंद बल्लभ पंत ने उस रिपोर्ट को 3 चीजें करके मतलब कन्विंस किया कि ये उतनी सही नहीं है। 3 चीजें कही थी। एक, पहला कहा था कि हम पंचवर्षीय योजना ला रहे हैं, आर्थिक विकास होगा हर तबके का, तो इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो साइंटिफिक ढंग से कलेक्ट नहीं की गई है। इसकी जो स्टडी है वो उतनी साइंटिफिक ढंग से डेटा के हिसाब से नहीं की गई है, तो इसको लागू करने से बहुत दिक्कतें आएंगी। तीसरा ये कहा गया कि इसको लागू करने से जातिवाद बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने आजादी से पहले ही कहा था कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे सत्ता में आने के बाद। लैंड रिफॉर्म को भी वैसे ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया, वैसे ही काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि ओबीसी का एक बड़ा तबका अनरिप्रेजेंटेड रहा बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद ये मांग नहीं उठी। हालांकि कांग्रेस में कई ओबीसी बड़े लीडर थे और बहुत बेहतरीन लीडर थे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता चलूं कि जब देश आजाद हुआ तो मद्रास जो स्टेट था, हालांकि वो तमिलनाडु 1968 में बना, जब सीएन अन्नादुरई ने उसको तमिलनाडु बनाया। उससे पहले वो तमिलनाडु नहीं था। तो जब कामराज चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस के, ओबीसी थे वो, और उन्होंने ये मिड डे मील जो भारत में अभी लागू हुई है उन्होंने 60 में लागू की। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको आप देखते हैं कि वो भारत के गांव-गांव में, शहरों में लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाता था पहले, गैस जब नहीं थी, और बांटे जाते थे वो खाद्य सामग्रियां और तमाम तरह की चीजें, वो कामराज ने लागू की थी, जिसे भारत सरकार ने बहुत बाद में अडॉप्ट किया। वो इतने विजनरी आदमी थे। 12,000 स्कूल खोले। कांग्रेस ये सब बातें बता नहीं पाती है क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं वो जयराम रमेश हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जो हमारे साथी कह रहे थे राय साहब शुरुआत में, कि ओवरहालिंग करनी होगी। दिक्कत यह है कि कांग्रेस अपनी ही बातों को बता नहीं पाती है क्योंकि उनके जो लोग हैं उनमें वो सेल्फलेसनेस नहीं है। तो ये रिपोर्ट काका कालेलकर की गई कूड़ेदान में,
उसके बाद ये मूवमेंट कमजोर हुआ। अच्छा, राम मनोहर लोहिया भी कांग्रेस के सोशलिस्ट धड़े के ही आदमी थे, बाद में अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। एनीवे, कई नेता तमाम मांग कर रहे थे। 1978 में मंडल कमीशन बना इमरजेंसी के बाद, मोरारजी देसाई। अच्छा, मोरारजी देसाई भी कांग्रेस में ही थे, वो भी उससे निकल के आए और जनता पार्टी से वो देश के प्रधानमंत्री बने। 78 में कमीशन बना बीपी मंडल के नेतृत्व में, और 80 में उसने रिपोर्ट जमा की, 31 दिसंबर 1980 को। वो नहीं लागू हो पाई, 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने लागू किया। अच्छा, वहां पे गलती क्या हुई? कांग्रेस ही उसका विरोध कर रही थी। अच्छा, विरोध कर रही थी और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप का विरोध कर रही थी। कांग्रेस ने अपने को कई राज्यों में 90 के दौर में खत्म कर लिया, क्योंकि सलाहकार खराब थे, सलाहकार अमानवीय थे, सलाहकार प्रोग्रेसिव की जगह पर रिग्रेसिव थे। तो ये हुआ कि 90 में जब पॉलिटिकल जमीन खिसकी बीजेपी, क्षमा करिएगा, कांग्रेस की, तो वो जो लोग थे कांग्रेस की नीतियों से नाराज थे, खुश नहीं थे, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ गए। और जो रीजनल पार्टीज का उदय हुआ उसमें बहुत सारा वोट बैंक चला गया, कांग्रेस कमजोर हुई। लेकिन इन गलतियों के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी, और अंत में यूपीए 1 के शासन में 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कांग्रेस ने रिजर्वेशन लागू किया, एक अच्छा काम किया। अंत में एक गलती फिर हुई, जब प्रणब मुखर्जी और यूपीए 2 में जब जातिगत जनगणना का मुद्दा था, उसमें भी उसको सर्वे का नाम देके कराया गया, 5,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, और उसको फिर से एक बार तमाम तरह की साजिश का हिस्सा बना के और डंप कर दिया गया। मामला ये हुआ कि वो कांग्रेस के खिलाफ गई। इन्हीं सब चीजों के लिए राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है। अब मैं बताता चलूं कि देश की करीब करीब 60% आबादी ओबीसी की है, और जो बिहार में 63% आई थी, तेलंगाना में 54-55% बता रहे थे, कर्नाटक में तमाम आंकड़े आए हैं। तो कुल मिला के मामला यह है कि जब भी जातिगत जनगणना होगी, आप समझ लीजिएगा कि ऐसी गंदगी दिखेगी, इस भारतीय समाज का एक कुरूप चेहरा दिखेगा, जिसमें एक ऐसा वर्ग दिखेगा जो बहुत लंबे समय से शोषित है, उपेक्षित है, और उसकी जो बहुत उपेक्षित है, बहुत दिक्कत में है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अब देखिए, अमेरिका जैसा देश, वहां 14% ब्लैक्स हैं, और उनको बहुत पहले अब्राहम लिंकन ने, मैंने 1862 के आसपास में वहां गृह युद्ध हुआ, उन्होंने सब कुछ सही कर दिया। कोई भी देश एक्चुअली, कबीर क्या, तमाम दुनिया के जितने भी बेहतरीन चिंतक, चाहे वो किसी जाति के थे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों नहीं थे, इन सब चीजों का पुरजोर विरोध किया करते थे। कर्नाटक के महान सामाजिक रिफॉर्मर बसवन्ना ने तो साफ साफ कहा था कि ये सब बोगस चीजें हैं। जाति जो खुद ब्राह्मण थे, और उन्होंने खूब जम के उसका विरोध किया, और उसको लगातार डिराइड करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और उन्होंने एक अलग संप्रदाय शुरू कर दिया, इससे आज ही जाके। इसलिए किया क्योंकि ये बोगस है, फर्जी है। तो राहुल गांधी की बातें समझ में आ चुकी हैं, और वो ये समझ चुके हैं कि खाली बस सत्ता का मामला नहीं है। मोदी जी 1999 में ओबीसी बने, उससे पहले ओबीसी नहीं थे, और वो तो फिर भी ओबीसी नहीं, उन्होंने उसको बेचा है, बेच के वो उस कुर्सी को लिया है उन्होंने। मैं बताता चलूं आंकड़ों को कि जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं राम प्रकाश जी, वो है आपका जुडिशरी है, वो 3 पिलर्स माने जाते हैं, एक अनऑफिशियल मीडिया को मानते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है, और मीडिया है। यहाँ इतना खराब रिप्रेजेंटेशन, और किस लिए रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि जो भी थोड़ा सा आगे निकल गया, वो ये नहीं चाहता कि दूसरा भी इवॉल्व हो। और एक्चुअली ये अगर, अच्छा, इसके कई फायदे हैं। हर समाज का अगर हर तबका जाति संप्रदाय और इससे परे होकर इवॉल्व करेगा, तो उससे क्या है कि वो मानवीय बनेगा। लेकिन लोगों ने कुछ अपने छोटे मोटे फायदे, हालांकि षड्यंत्र करने में आप बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो उस षड्यंत्र का पता नहीं क्या रिजल्ट होता, लेकिन उससे पहले आप बहुत उस षड्यंत्र से डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये एक समाज का एक तबका बड़े मैंने अमानवीय ढंग से रह रहा है और सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो तबके छूट गए विकास की रेस में, अगर वो एम्पावर्ड नहीं हुए तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। अब आप सोच लीजिए, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो, हम कहाँ हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद? अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बेहतरीन कविता है, एक ऐसी कविता है जिसको बंगाल के हर घर में गाया जाता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। माने वो कहते हैं कि ऐसी दुनिया बनाएंगे, वो 10 लाइन की कविता है जिसको पूरी दुनिया में मानवता का एक तरह से संविधान मानते हैं। और वो जो है साफ साफ कहती है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हम ऐसे दुनिया बनाएंगे जहां किसी को कोई भय नहीं होगा, उसका स्टेटस जो भी हो, लेकिन उसको ऐसे आनंद और प्रेम में रहना है जहां वो कोई उसको डिस्क्रिमिनेट न कर सके, कोई उसको उसका एक्सप्लॉयटेशन न कर सके। मैं अपनी बातें खत्म करता हूं राम प्रकाश जी। ये इससे इस रास्ते से अलग हो चुका है। काले लोग जो अमेरिका में थे, फ्रेडरिक डगलस था, ब्रूकर टी वाशिंगटन था,
डुबोया था, ऐसे ऐसे लोग थे। मुझे एक चीज याद आ रही है, हाई स्कूल की कक्षा मैंने यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं का एक चैप्टर हुआ करता था, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, आपने भी पढ़ा होगा। ब्रूकर इंटरमीडिएट में ब्रूकर टी वाशिंगटन का पहला चैप्टर ही हुआ करता था, पहला चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। ब्रूकर टी वाशिंगटन आपको मालूम है, एक काला आदमी था जिसको पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में वो इतना पढ़ा, इतना आगे गया कि उसने एक टस्कगी में एक यूनिवर्सिटी ही खोल दी। मेरा कहने का मतलब है कि जो 4 पिलर हैं उसमें अभी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि आप छोड़ दीजिए लोअर जुडिशरी को, छोड़ दीजिए हायर मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 5 ओबीसी जज थे, 5 दलित थे, एक भी आदिवासी नहीं था। 14 से पहले का यह आंकड़ा है, और मैं इसको जीरो भी कहूं तो आप मुझे नकार इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि भारत में आंकड़े कहीं कोई क्लियर है ही नहीं। यही ब्यूरोक्रेसी का हाल है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव में बताता चलूं मैं, ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है, 20% उनके एमपी 20% से भी कम है। मीडिया में 90% लोग मतलब एक वर्ग के हैं, वो भी कुछ खास जगहों से हैं, खास लोग हैं। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है ना, लॉपसाइडेड, एक तरफा, वो इस देश को मानवीय नहीं अमानवीय बनाता है। और ऐसा नहीं है कि उससे खाली जो वंचित है वही परेशान है, एक्चुअली उनसे ज्यादा वो परेशान है जो अपने को प्रिविलेज समझते हैं, क्योंकि वो अपनी ज्यादातर ऊर्जा प्रेम में नहीं, साजिश करने में खर्च कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर यही कहते थे कि अपने तो वो पीस में है नहीं, लेकिन दूसरों को भी पीस में नहीं रहने देंगे। किस लिए? केवल अपने झूठे दम और प्रिविलेज के लिए। ये एक बोगस सोसाइटी है जिसको राहुल गांधी ने, जिसमें पत्थर, एक्चुअली ये रुका हुआ पानी की तरह है और सड़ने की तरफ है। ये राहुल गांधी उसमें से काई निकाल रहे हैं, उसमें तरंगे पैदा कर रहे हैं ताकि ये बच जाए, और शायद वो बचा भी लेंगे, क्योंकि यही वो पॉलिटिक्स है जो तथाकथित इन लोगों की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।